सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि भाई हम लोग अध्ययन कर रहे हैं केमिस्ट्री के सेट नंबर 4 का, जिसके अंदर प्रश्न नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे, आज उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं। चलिए आओ अध्ययन करते हैं उससे आगे प्रश्नों का। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का क। भाई 4 का क प्रश्न क्या बोल रहा है समझो। बोल रहा है मोललता की परिभाषा दीजिए और उसके बाद दे रखा है सवाल। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा गया है किसकी परिभाषा, मोललता की। तो मोललता की भाई परिभाषा क्या है, तो परिभाषा दोगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। क्या बताया, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। तो परिभाषा लिखेंगे भाई कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है, ठीक है। मोललता स्मॉल m बराबर क्या फॉर्मूला होगा, विलेय के मोलों की संख्या वटे विलायक का द्रव्यमान भाई अगर किस में है, ग्राम में है, तो आप किलोग्राम में बदलोगे, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान किसमें होगा भाई, किलोग्राम में, ठीक है। अब सवाल दे रखा है, तो सवाल के अंदर बेटा क्या है दिया है, क्या दे रखा है भाई, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। भैया विलायक का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। विलायक का जो द्रव्यमान है भाई वो आपको दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है। और इसमें विलेय का कितना मोल है, विलेय के मोल बराबर बेटा कितने, 1/10। आपसे मोललता पूछी है, तो मोललता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या 1/10 बट्टे विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम में है, तो ऊपर बेटा 1000 से मल्टीप्लाई, कुछ नहीं इसके बट्टे एक मान लो, क्रॉस बाहर का बाहर और अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, तो 10 नीचे आ जाएंगे, तो 10 × 100 और ऊपर बेटा कितना 1000, तो ये कट जाएगा कितने बार, एक बार, मोलल, ठीक है। यह इसका हो जाएगा भाई आंसर। तो नोट करिए भाई, इस सवाल को नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। इसके बाद बेटा 4 का ख प्रश्न, 4 का ख प्रश्न बोल रहा है कोलराउस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम भाई क्या दोगे, देखिए इस नियम के अनुसार जो वैद्युत अपघट्ट मोलर चालकता है वह अनंत तनता पर वैद्युत अपघट्ट द्वारा दिए गए आयन अर्थात धनायन और ऋणायन, इनकी चालकताओं के योग के कैसी होती है, बराबर होती है। मैंने क्या बताया, वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तनता पर वैद्युत अपघट्ट द्वारा दिए गए धनायनों एवं ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्लियर, अर्थात जो वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता है अनंत तनता पर, इस वैद्युत अपघट्ट द्वारा दिए गए धनायनों
दिए गए धनायनों एवं ऋणायनों की चालकताओं इनके योग के कैसी होती है भाई, बराबर होती है। ठीक है, यहां पर ये प्लस बता रहा है वियोजन के पश्चात धनायनों की संख्या, माइनस बता रहा है वियोजन के पश्चात ऋणायनों की संख्या। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनता पर वैद्युत अपघट्य द्वारा दिए गए धनायनों एवं ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होती हैं, के बराबर होते हैं। ठीक है भाई, इसके दो अनुप्रयोग पूछे हैं। अनुप्रयोग पहला, नंबर 1, जल के आयनिक गुणनफल की गणना करना। पहला भाई क्या लिखोगे, जल के आयनिक गुणनफल की गणना। दूसरा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना करना। दूसरा बेटा क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना करना। ठीक है, यह बेटा हमारा कौन हो चुका, कोलराउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। इसकी शॉर्ट लीजिए भाई। चलिए इसके बाद भाई प्रश्न नंबर 4 का ग प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रथम कोट की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। देखिए सवाल बोल रहा भैया, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक है के बराबर कितना दे रखा है, 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अभिकारक अणु की प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। यानी प्रारंभिक सांद्रता मैंने मान ली भाई कितनी थी, 1 मोल। अब कितने समय में पता नहीं, जो यहां पर प्रारंभिक सांद्रता की बेटा कितनी रह जाएगी, 1/16वां भाग रह जाएगा, 1/16वां भाग रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला होता है के बराबर 2.303/T log 10 A/A- के x। ठीक है, t को k की जगह भेज दो या मान लगा दो, k का मान है 60 बराबर 2.303/T log 10। एक की जगह भाई प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल थी, कितनी रह जा रही है, 1/16। ठीक है, 16 को कहां भेज दो, ऊपर, कुछ नहीं, 1/1, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई और अंदर का अंदर। t को 60 की जगह और 60 को t की जगह, तो यहां पर t बराबर हो जाएगा 2.303/60। उसके बाद बेटा यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा log 10, 16 ऊपर आ जाएंगे। अच्छा 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो t बराबर 2.303/60 और log 10, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर।
ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भाई आपको log 16 का मान नहीं पता है, तो यहां से बेटा हमें पता है कि log जब m की पावर n होता है तो n को आगे ले लेते हैं, तो n log क्या हो जाएगा m। ठीक है, तो n कौन है हमारा 2, तो 2 को आगे ले लो, तो यहां से t बराबर हो जाएगा 2.303 बट्टे 60। ठीक है, उसके बाद 2 को आगे ले लिया, log 10 और यहां पर 4, log 4 का मान 0.6020, तो यहां से हो जाएगा 2.303 बट्टे 60 इंटू 2, log 4 का मान 0.6020। ठीक है, देखो यहां से बेटा कितने अंक दशमलव हटाएंगे, 1 2 3 और 1 4, तो 4 का मतलब 2 जीरो इसके पास बढ़ा दी और 2 जीरो हमने अलग लिख दी। तो इससे क्या होगा कि देखो ये भी 60,020 है, वो ये हमारे 6,020 है, ये 6,000, लगभग में कितने एक बार कट जाएगा, लगभग में कितने बार कट जाएगा, एक बार। तो अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 2 तिया 6 0, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कितने अंक दशमलव है भाई, 3 अंक दशमलव है, लगा दिया, और बट्टे में कितना है 100 का जब भाग दोगे तो 2 अंक दशमलव और आगे आ जाएगा, यानी 4 के आगे एक जीरो और बढ़ाओ। ठीक है, और ये दशमलव यहां आ जाएगा, और कितना है उसके बाद यहां पर 606। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा भाई, यहां सेकंड इनवर्स है तो यहां क्या लिख देंगे हम, सेकंड। ठीक, इस सवाल को बेटा नोट करिएगा, नोट करिए इस सवाल को। इसके बाद भाई प्रश्न नंबर 4 का घ, देखो जब Mn का एक भूरा रंग का लवण HCl अम्ल से क्रिया करता है तो गैस B प्राप्त होती है। अधिक में यह गैस अमोनिया से अवक्रिया करके एक विस्फोटक लवण बनाती है, लवण C बनाती है। A, B, C को पहचानिए तथा होने वाली रासायनिक अवक्रियाओं के समीकरण दीजिए। चलिए देखो, मान लिया Mn का जो भूरा लवण है वो बेटा कौन है हमारा, मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, Mn का ये क्या भूरा लवण है, ये हमने मान लिया A है, जो HCl के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, तो Mn पे 2 प्लस बेटा कितनी क्लोरीन को लेकर बाहर 2, तो MnCl2 प्लस, अब 2 ऑक्सीजन है तो H4 चाहिए, तो भाई 4H चाहिए, तभी कितने H2O बाहर होंगे, 2 H2O बाहर होंगे, प्लस अब 4 क्लोरीन के अणु है, तो देखो यहां पर क्लोरीन के अणु कितने बाहर किए, 2, 4 क्लोरीन के अणु हो गए, जब 4H को किया तो यहां से कितनी क्लोरीन के अणु बाहर हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो यहां पर ये हमारी कौन है, गैस है, कौन सी, क्लोरीन, क्लोरीन गैस। ठीक है, अब यही गैस किससे क्रिया करेगा भाई, NH3 से, और NH3 से क्रिया करेगी और बनाएगी बेटा विस्फोटक पदार्थ। ठीक है, तो यहां से देखो क्या कि 3H, क्लोरीन की मात्रा हम कैसी ले रहे भाई, अधिक, क्लोरीन की मात्रा अधिक लेंगे तो ये क्लोरीन NH3 से क्रिया करेगा और नाइट्रोजन से जुड़ने वाले सभी हाइड्रोजन को क्या करेगा बाहर, पर एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन बाहर करेगी, 3 हाइड्रोजन को कितनी क्लोरीन बाहर करेगी, 3 HCl, और प्लस में बेटा जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और यह क्या हो जाएगा, यह हमारा C है और यह हमारा क्या है, यह विस्फोटक पदार्थ है, यह हमारा कैसा है, विस्फोटक पदार्थ है। टोटल Cl आपने कितनी ली, तो टोटल Cl 3 यहां और 3 यहां, 6, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, प्रश्न नंबर 4 का घ। ठीक है, इसकी शॉट लीजिए भाई, इसका इसकी शॉट लो। इसके बाद भाई 5 का प्रश्न, 5 का प्रश्न क्या बोल रहा है, नेर्नेस्ट समीकरण क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। देखो नेर्नेस्ट नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया, इसको क्या बोला गया है भाई, नेर्नेस्ट समीकरण। क्या बताया हमने बताया कि नेर्नेस्ट है, डालेंगे भाई नेर्नेस्ट समीकरण, और इसमें क्या बताया कि
नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया, जिससे नेर्नेस्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? नेर्नेस्ट समीकरण। जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वह इलेक्ट्रोड विभव सदैव कैसा माना जाता है? इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव बेटा सदैव कैसा माना जाता है? सदैव अपचयन विभव माना जाता है, जब तक यह ना बताया जाए कि यह ऑक्सीकरण विभव है। ठीक है, तो यहां पर बेटा एक धातु है, किसी यहां पर क्या है? इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या बताई थी? इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोते हैं, तो छड़ पर विलयन के विपरीत आवेश आ जाता है, जिसके कारण इन दोनों के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, और मानक इलेक्ट्रोड विभव बेटा कब बनेगा? तो मानक के लिए कुछ शर्तें होती हैं। मानक के लिए भाई ध्यान रखना कि सांद्रता कितनी होनी चाहिए? इकाई। तापमान कितना होना चाहिए भाई? 25 डिग्री सी। और दाब कितना हो? 1 वायुमंडल। ये किसके लिए है? मानक के लिए है। ठीक है, तो देखो यहां पर जो m है वह बेटा हमने क्या लिया? विलयन के रूप में, और जिसके ऊपर चार्ज कैसा है? प्लस है। इसे बेटा हम n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा देंगे। तो जब n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएंगे तो यह विलयन बेटा, इस विलयन की बेटा जो यहां पर वो किसमें बदल जाएगा? वो धातु होगी, वो सॉलिड के अंदर बदल जाएगी। ठीक है, ये कहानी किसकी है? ये कहानी है इलेक्ट्रोड की क्रिया पर। किस पर है? इलेक्ट्रोड की क्रिया पर। ठीक है, बात करेंगे नेर्नेस्ट समीकरण की। तो नेर्नेस्ट समीकरण में क्या होता है कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बट्टे एन एफ लॉग 10 एम सॉलिड वाला बट्टे एम एन एम, और इसके ऊपर चार्ज बेटा n प्लस, ये हमारा विलयन। ठीक है, ये हमारा होता है नेर्नेस्ट समीकरण। यहां पर ई सेल क्या है? ये हमारा है इलेक्ट्रोड विभव। इसी को बोलते हैं भाई ये सेल विभव। ठीक है, और ई नॉट सेल क्या है? ये ई नॉट सेल है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक सेल विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद यहां पर R क्या है? गैस नियतांक है। T हमारा परम ताप है। T हमारा क्या है? परम ताप है। ठीक है, और F हमारा फैरड है, और 1 फैरड बराबर होता है 96,500 कूलम। तो आपको बेटा इतना जवाब देना है किसके अंदर? 5 के अंदर। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई इसका। इसके बाद भाई प्रश्न नंबर 5 में का ख क्या बोल रहा है? अभिक्रिया की दर को समझाइए। अभिक्रिया की कोट को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखो यहां पर सबसे पहले समझेंगे अभिक्रिया की दर। ठीक है, अभिक्रिया की दर क्या है? अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे अभिकारक तथा
उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा जो आपको पूछा है अभिक्रिया की कोटि, ये पिछले सेटों में हम करा चुके हैं, आप लोग देख लेना। सेट का कोड है JZ, जिसके अंदर आपको ये क्वेश्चंस करा चुके हैं। उसके बाद सेट का कोड है KC, जिसके अंदर आपको बेटा ये वाला प्रश्न करा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग वहां पे जाके आराम से इसको हल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 के गा की ओर। ग प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। चलिए, निम्नलिखित के IUPAC नाम, पहला है K2, उसके बाद HgI4, ठीक है, और दूसरा है CuNH3 का होल 4, उसके बाद बेटा कोष्टक के बाद SO4 होल थ्राइस, उसके बाद CrCO का, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखो भाई इसका नाम क्या होगा, देखो ये हमारा कार्बोनिल है, CO हमारा कौन है, कार्बोनिल है, तो यहां पर कितने अणु हैं, 6, तो इसका नाम होगा हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल। और Cr हमारा कौन है, क्रोमियम। अगर बात करें इसकी ऑक्सीडेशन संख्या की, क्रोमियम की, तो CO हमारा उदासीन लिगेंड है, जिसकी ऑक्सीडेशन संख्या 0 होती है, तो भैया ये 0 हो जाएगा, तो भैया इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी मिलेगी आपको, 0। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसका नाम होगा, K को बोलेंगे पोटेशियम, उसके बाद ट्राई ऑक्सोलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो, ठीक है, एल्यूमिनिएट, क्योंकि संकुल हमारा ऋणात्मक है तो इसका नाम बदलेगा एल्यूमिनिएट। ऑक्सीडेशन संख्या एल्यूमिनियम की, देखो यहां पर एक एल्यूमिनियम पे बेटा ऑक्सीडेशन संख्या निकालनी, एक C2O4 पे 2 माइनस होता है। अब ऐसे C2O4 कितने अणु हैं, 3, तो यहां पर क्या होगा, 3 दूनी 6 माइनस हो गए, पर एक के पर तो 1 प्लस है, तो भाई 3 के पे 3 प्लस, तो माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए, तो माइनस के 3 बचेंगे, जो दूसरी ओर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के 3। देखो कैसे, इसकी कहानी को इधर समझा दे रहा हूं। एक के पोटेशियम पे 1 प्लस, पर अणु है कितने, 3। एल्यूमिनियम का आपको ऑक्सीडेशन संख्या निकालनी है, एक C2O4 पे 2 माइनस, पर इसके अणु है कितने, 3, बराबर इसके ऊपर चार्ज कैसा है, 0। ठीक है, तो यहां पर 3 तो प्लस के हो गए, प्लस x प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 बराबर 0, माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए, तो माइनस के 3 इक्वल टू 0, माइनस का 3 दूसरी ओर जाके प्लस का 3, तो इसे रोमन अंक में लिखना है। इसका नाम बेटा होगा, पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड NH3 है, इसको बोलते हैं एमीन, कितने हैं, 4 अणु हैं, तो टेट्रा एमीन। कॉपर, उसके बाद इस कॉपर की ऑक्सीजन संख्या, और SO4 को बोलेंगे सल्फेट, सल्फेट। ठीक है, अच्छा यहां से अब बेटा इसका नाम क्या होगा, देखो अब इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी निकलेगी, कॉपर की, बेटा इसको इधर हल कर दे रहे हैं, समझो। यहां पर कॉपर की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, NH3 उदासीन लिगेंड है तो 0, पर 4 अणु है तो बेटा सबकी 0 हो जाएगी, प्लस एक SO4 पे 2 माइनस, तो दूसरी ओर अब देखो यहां पर क्या होगा, x प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 0, माइनस के 2 जो दूसरी ओर जाके प्लस के 2 हो जाएंगे, तो x बराबर इसकी कितनी निकलेगी, 2। ठीक है, अब इसका नाम हो जाएगा, देखेंगे इसको बोलेंगे पोटेशियम, और टेट्रा आइडो, टेट्रा आइडो
ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट रेट ऑक्सीडेशन संख्या। देखो कितना होगा, एक आई पे एक माइनस, चार आई पे चार माइनस, और एक के पे एक प्लस, तो दो के पे दो प्लस, तो माइनस के चार में से प्लस के दो गए, तो बेटा कितने बचेंगे, माइनस के दो, जो दूसरी ओर जाके प्लस के दो। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या बेटा कितनी निकलेगी, प्लस के दो। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 5 का घ, टॉलेन अपकर्मक क्या है, इस अपकर्मक की ग्लूकोज व फ्रैक्टोज के साथ अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। चलिए भाई आओ समझते भाई क्या है टॉलेन अपकर्मक क्या है। चलिए टॉलेन अपकर्मक, देखो टॉलेन अपकर्मक बेटा यहां पर जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, जली सिल्वर नाइट्रेट तथा क्षारीय अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनके मिश्रण को हम क्या कहते हैं, टॉलेन अपकर्मक। अब होगा क्या कि यहां पर बेटा NH4 पे प्लस होता है, OH पे माइनस, NO3 पे माइनस और Ag पे प्लस, तो यहां से Ag प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा, OH को, तो AgOH प्लस NH4 किसको लेकर बाहर होगा, NO3, तो NH4NO3, और ये बनेगा भाई सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनेगा भाई हमारा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब पुनः फिर से ले लेंगे यहां पर, तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड को पुनः फिर ले लीजिए AgOH, और इसकी अमोनिया के साथ बेटा क्रिया करा दीजिए। ठीक है, अब तो ये क्या बनाएगा, संकुल। देखो Ag पे प्लस होता है तो इसके कितने अणु चाहिए, दो। कोष्टक के अंदर बेटा प्लस वाला भाग, कोष्टक के अंदर प्लस का भाग और कोष्टक के बाद माइनस, और NH3 के कितने अणु हैं भाई, यहां पर NH3 के दो अणु। ठीक है, और यही हमारा कौन बन रहा है, यही हमारा बन रहा है टॉलेन अभिकर्मक। यही हमारा क्या है, टॉलेन अभिकर्मक। क्या है भाई ये हमारा टॉलेन अभिकर्मक, यानी डाई एमीन सिल्वर, डाई एमीन सिल्वर, ऑक्सीडेशन संख्या OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब एक माइनस है, दूसरी ओर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा है टॉलेन अपकर्मक। तो क्या लिखेंगे, क्षारीय अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा जलीय सिल्वर नाइट्रेट के मिश्रण को क्या कहते हैं भाई, टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी रिएक्शंस करवाई भाई, इसकी अभिक्रिया करवाई है। पहली किससे करवाई है, फर्स्ट करवाई है किससे, इस अभिकर्मक की ग्लूकोज व फ्रैक्टोज के साथ रासायनिक संबंध। देखो ग्लूकोज के साथ, तो यहां पर ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO, फिर CHOH का होल 4 CH2OH। यह अभिक्रिया करेगा टॉलेन अपकर्मक Ag2O, टॉलेन अपकर्मक के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, अब देखो तो ये वाला ऑक्सीजन बेटा इसके पास चला जाएगा CHO के पास, तो हो जाएगा COOH, इससे नीचे जुड़ा हुआ है CHOH का होल 4, और उससे नीचे जुड़ा हुआ है CH2OH, और ये हमारा बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब फ्रैक्टोज की रिएक्शंस। लेकिन बेटा यहां पर हाँ Ag को और बाहर कर देना, कितने Ag, 2 Ag किसके रूप में, रजत दर्पण के रूप में। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लो पहले आता। चलिए भाई देखते हैं फ्रैक्टोज की रिएक्शंस। सबसे पहले फ्रैक्टोज का फॉर्मूला देखो, CH, फ्रैक्टोज का फॉर्मूला है CH2OH, CH2OH, फिर कौन है, कीटोन समूह है, उसके बाद CHOH का होल थ्राइस, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कुछ इस तरीके से, उसके बाद CH2OH। ये हमारा कौन है, फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज में भाई कौन होता है, कीटोन, और हमारा ग्लूकोज के अंदर कौन होता है, ग्लूकोज के अंदर भाई होता है हमारा एल्डिहाइड। ग्लूकोज के अंदर कौन होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर कौन सा समूह पाया जाता है, एल्डिहाइड। अब किससे रिएक्शंस करा रहे, टॉलेट अभिकर्मक से। ठीक है, तो होगा क्या कि एक इस ऑक्सीजन से एक H, एक इस कार्बन से H, इस वाले ऑक्सीजन को लेकर बाहर H2O। जब यहां से कार्बन से H बाहर हो रही, ऑक्सीजन से H बाहर हो रही, तो पहले से इनके बीच में एक आवन था, अब कितने आवन हो जाएंगे, 2। तो हो जाएगा CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड में हो, फिर यहां इन दोनों के बीच में C डबल बॉन्ड में हो, फिर CHOH का होल ट्वाइस, उसके बाद फिर CH2OH प्लस कौन बाहर, उसके बाद और कौन बाहर होगा, 2 Ag के रूप में, रजत दर्पण के रूप में। इसका नाम हो जाएगा पहले पर, चौथे, पांचवें और छठवें पर। पहला, चौथा, पांचवा और छठवें पर 4 जगह हाइड्रोक्सी समूह है भाई, आपको दिखाई दे रहे हैं 4 OH समूह बिल्कुल होने चाहिए। देखो 2 OH, 3 और 1 4। उसके बाद टोटल कार्बन कितने, 6 पर आएगा हेक्सेन। दूसरे और तीसरे पर कीटोन समूह है तो 2,3 डाइऑन। ठीक है, ये हमारी बेटा हो चुकी किसके साथ रिएक्शंस, फ्रैक्टोज के साथ। ठीक है, इसको छोड़ लीजिए। इसके बाद भाई अगला प्रश्न 6 का क। आगे भाई हम कौन से प्रश्न में, 6 का क प्रश्न देखिए क्या है, बोल रहा है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है फिनॉल ब्रोमीन जल से क्रिया करता है, फिनॉल ब्रोमीन जल से क्रिया करेगा। देखिए फिनॉल की अब क्रिया भाई ब्रोमीन जल के साथ करानी, यानी ब्रोमीन जल बेटा, यानी Br2 के साथ क्रिया करानी है, ब्रोमीन जल। यह हमारा एक ध्रुवीय विलायक है, और ध्रुवीय विलायक है तो इस ब्रोमीन से मिलने वाले धनात्मक समूह को बेटा हमें एक ही बार में जोड़ना है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर। ठीक है, और जब Br2 को तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, Br प्लस Br, एक Br पे धनात्मक और एक Br पे ऋणात्मक। ठीक है, तो भाई यहां से कहानी क्या होगी, यहां से कहानी होगी कि भाई ये Br एक ही बार में जुड़ेगा, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर प्लस। अब जब बताओ एक Br2 से एक धनात्मक समूह मिल रहा है, पर तुम्हें बेटा कितने धनात्मक समूह चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। तो यहां से 3H, जो 3 माइनस की Br उसको लेकर बाहर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, पहली रिएक्शंस। दूसरी, फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरीडीन की उपस्थिति में होता है। देखो फिनॉल है, अब क्रिया करेगा एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। ठीक है, किसकी उपस्थिति में हो रहा है भाई, पिरीडीन की उपस्थिति में हो रहा है, पिरीडीन। तो देखो यहां से H Cl को लेकर बाहर, आवन तोड़ देंगे, Cl पे माइनस, इस पे प्लस, आवन तोड़ देंगे, H पे प्लस और इस पे माइनस, तो H प्लस बेटा Cl को लेकर बाहर हो जाएगा, और ये वाला धनात्मक समूह जुड़ जाएगा O के साथ। तो यहां पर O COCH3, और ये हमारा क्या बन जाएगा, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट। ठीक है, तीसरी बेटा, फिनॉल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं, फिनॉल को PCl5 के साथ क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। देखो ये PCl5 केवल किससे क्रिया करता, ऑक्सीजन से, तो मतलब इसके दोनों आवन तोड़ने होंगे,
एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, H पे प्लस और इसके ऊपर भी प्लस, Cl पे माइनस, इसके ऊपर प्लस, पर कितने Cl है 5, तो 5 प्लस। देखो तो H प्लस, यहां से एक Cl को लेकर बाहर, रिंग के ऊपर बेटा प्लस, तो उसके रिंग के ऊपर प्लस है तो यहां से एक माइनस जोड़ दो, यानी एक Cl को लेकर बाहर, और ये हमारा कौन बनेगा, क्लोरो बेंजीन प्लस। इस P से 2 Cl बाहर हो चुकी, मतलब 2 माइनस, तो ये वाला ऑक्सीजन आके इससे जुड़ जाएगा, बन जाएगा POCl3। ठीक है। चौथी रिएक्शंस है फिनॉल NaOH के साथ क्रिया करता है। चलिए, फिनॉल है NaOH के साथ रिएक्शंस करता है भाई। देखो फिनॉल, देखो Na प्लस OH पे माइनस, H पे प्लस और O पे माइनस, तो यहां से H प्लस OH को लेकर बाहर, प्लस यहां से ऊपर जुड़ेगा बेटा O के पास माइनस है, माइनस के पास जोड़ देंगे प्लस, और ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद पांचवी रिएक्शंस है, वो है फिनॉल व मेथिल अल्कोहल के वाष्प के मिश्रण की वाष्प तप्त थोरिया पर प्रवाहित करते हैं। चलिए, यहां से क्या होगा, ये हमारा फिनॉल है, फिनॉल को क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल CH3OH किसकी उपस्थिति में, तप्त थोरिया की उपस्थिति में प्रभावित करेंगे। तो आबंध तोड़ देंगे, तो यहां से H और यहां से OH बेटा H2O बाहर कर देंगे, और ये CH3O के पास जुड़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एनिसोल OCH3, और ये क्या बनेगा, एनिसोल। ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शंस किसकी हैं, फिनॉल की। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, और आपसे बताया ये आप सेट कंप्लीट कर लीजिए, आप लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, यहां स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद भाई 6 के का अथवा प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। चलिए, ये आपको बेटा समीकरण दे रखे, इनको क्या करना है, पूर्ण करना है। देखिए सबसे पहले बेटा ये हमारा है थाइनिल क्लोराइड, ये कौन है भाई, हमारा थाइनिल क्लोराइड है, और यहां पर इसको क्या कर देंगे, गर्म। ये थाइनिल क्लोराइड केवल ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ठीक है, तो आबंध तोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, इस पे भी प्लस और इस पे भी प्लस। SOCl2 से बेटा बॉन्ड तोड़ेंगे, Cl पे माइनस, इस पे प्लस आएगा, पर 2 Cl है तो 2 प्लस। ठीक है, तो आप देखोगे यहां से CH3 CH2 इसके ऊपर प्लस है, प्लस के पास कौन आएगा, माइनस, पर एक Cl पे एक माइनस होता है भैया, प्लस भी इसके पास एक ही है। उसके बाद एक H प्लस, यहां से एक Cl को लेकर बाहर। अब SO पे 2 प्लस है बेटा, 2 माइनस आएगा, यानी एक ऑक्सीजन और आके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा SO2। ठीक है, और ये बन जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा भाई, प्रोपिल क्लोराइड। ठीक, यहां पर बेटा इस तीर के ऊपर अगर पेरोक्साइड लिखा होता है इस रिएक्शंस के अंदर, तो आप रूल्स लगाते एंटी मार्कोनिकॉफ, पर बेटा पेरोक्साइड लिखा नहीं है, तो रूल्स लगेगा मार्कोनिकॉफ। आबंध तोड़ देंगे, H को वहां भेजो जहां हाइड्रोजन ज्यादा, Br वहां भेजो जहां हाइड्रोजन कम। ठीक है, तो यहां से CH3 CH2 CH के पास बेटा आ जाएगा Br, उसके बाद CH2 के पास एक H और आ जाएगी, बन जाएगा CH3, और ये बन जाएगा 2 ब्रोमो, कार्बन 4 है, 4 पे ब्यूटेन। ठीक है, अब सुनो, यहां पर बेटा अगर एल्कोहलिक लिखा होता तो अलग रिएक्शंस, लेकिन यहां तो लिखा नहीं है, तो हम बेटा यहां पर कौन सा वाला लेंगे, जली वाला QH। तो जल में ये अपने आयनों में टूट जाएगा, K धनायन OH9, Br पे माइनस, कार्बन पे प्लस, तो K किसको लेकर बाहर हो जाएगा, Br को प्लस, ये वाला OH इससे जोड़ दिया जाएगा, तो CH3 का होल थ्राइस C, और इससे जुड़ जाएगा OH, और ये बन जाएगा 3 डिग्री। कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4, 4 पे ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, ऐसे ही जलीय
एथेनॉल की उपस्थिति में KCN क्रिया करेगा KBr से, तो K पे प्लस, CN पे माइनस, Br पे माइनस और CH3CH2 पे प्लस। तो इस पे देखो, तो यहां पर K प्लस Br को लेकर बाहर, और यहां बनेगा CH3CH2CN, और ये बनेगा प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, ऐसे यहां पर कराएंगे। Ag प्लस NO2 पे माइनस, Br पे माइनस और इस पे कार्बन ऊपर चार्ज प्लस, तो Ag Br को लेकर बाहर, और ये NO2 बेटा इससे जुड़ जाएगा, तो CH3CH2 इससे जुड़ जाएगा NO2, और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोएथेन। ठीक है, ये बेटा 6 के का अथवा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।